Hello everyone, welcome to ISL Desk. I'm A. Khan and today's economic key concept class we are going to understand private sector banks, foreign banks and differentiated banks in India. Private sector banks पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही फंक्शन करती है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े अलग होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या ग्रुप के थ्रू ऑपरेट की जाती है। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो गवर्नमेंट होती है वो ओन एंड ऑपरेट करती है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों को आरबीआई रेगुलेट करती है। इन बैंक्स का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, बिजनेस को, इंस्टीट्यूशंस को। कुछ फंक्शंस ये हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। ये डिपॉजिट लेती हैं कस्टमर से, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ये लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज देती है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़े अलग होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इनके सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। पर्सनलाइज बैंकिंग एक्सपीरियंस लोग फेस करते हैं। उनको जो बैंकिंग सर्विसेज दी जाती हैं लोगों को बहुत पर्सनलाइज होती हैं। साथ में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लाते हैं ताकि जो रिटेल कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट किए जाए। मार्केट शेयर इनका ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं, इसलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनके पास आए। रिस्क मैनेजमेंट इनका ऑब्जेक्टिव होता है। इनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत अहम है। इनोवेशन, कंपटीशन लाते हैं ये बैंकिंग में। कस्टमर पे फोकस होता है इनका। इफिशियंसी और प्रॉफिटेबिलिटी है कंट्रीब्यूशन इनका, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं ये। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। फिनेंशियल इंक्लूजन भी इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, इनका एक कंट्रीब्यूशन भी है ये, क्योंकि ये अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स को भी पहुंचते हैं जहां पे बैंकिंग नहीं है और उनको सर्विसेज देते हैं। तो ये है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। फॉरेन बैंक किसको बोलते हैं? फॉरेन बैंक वो होता है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर होती है, लेकिन वो इंडिया में उसके ब्रांचेस होते हैं, सब्सिडियरी होते हैं। वो आरबीआई के तहत रेगुलेटर होती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत यानी फेमा के तहत उन्हें रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। उनका फंक्शंस कुछ ये है कि वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे डिपॉजिट लेती हैं, लोन्स देती हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में वो सपोर्ट करती हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटी देती हैं, जैसे फॉरेन करेंसी सर्विसेज हो गए, इंटरनेशनल रेमिटेंस हो गए। कॉर्पोरेट बैंकिंग में वो कंट्रीब्यूट करती हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गए, सिंडिकेट लेंडिंग हो गए। रिटेल बैंकिंग में उनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, वेल्थ मैनेजमेंट। स्पेशलाइज सर्विसेज देती है, जैसे प्राइवेट बैंकिंग हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया। इनका ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट एक्सपेंशन। इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको वो टैप करना चाहते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी को। ग्लोबल कनेक्टिविटीज प्रोवाइड करती है एमएनसीज को। प्रॉफिटेबिलिटी इनका मेन पर्पज होता है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, यानी अलग अलग कंट्रीज से ये टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। तो ये हमने देखा किस तरीके से फॉरेन बैंक वर्क करती है। फॉरेन बैंक्स के कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा फॉलो करने होते हैं। मार्केट एंट्री बैरियर्स होता है, बहुत सारे बैरियर्स लगाया जाता है फॉरेन बैंक्स के लिए। कल्चरल मार्केट अंडरस्टैंडिंग होती है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग करना होता है उन्हें, जो लोकल मार्केट होती है। रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ता है। कम्पिटिटिव लैंडस्केप है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ यहाँ पे प्रोवाइड करती है जो फॉरेन बैंक्स होती है। अपॉर्चुनिटी ये है कि ये ग्लोबल एक्सपर्टाइज लाती है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाती है और इनोवेशन को लाती है इंडियन मार्केट। डिफरेंशिएटेड बैंक्स इन इंडिया। डिफरेंशिएटेड बैंक्स पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कहते हैं। ये आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस करने का पर्पस था फिनेंशियल इंक्लूजन कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक्स क्या होता है? ये एक नया कैटेगरी ऑफ बैंक है
जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली अंडर सर्व्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है पेमेंट बैंक्स का? पेमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, स्मॉल सेविंग अकाउंट्स को प्रोवाइड करना, रेमिटेंस सर्विस देना, पेमेंट सॉल्यूशन देना माइग्रेंट वर्कर के लिए, लो इनकम हाउस होल्ड के लिए और अनबैंक्ड एरिया में ऑपरेट करना। इनका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है? ये रेगुलेटेड होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, लेकिन ये लेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। ये बहुत अहम है पेमेंट बैंक का स्ट्रक्चर कि वो लेंडिंग फैसिलिटी यानी लोन नहीं दे सकते वो ट्रेडिशनल बैंक की तरह। वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर सकते हैं, पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज दे सकते हैं। पेमेंट बैंक को मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना जरूरी होता है। सर्विस क्या ऑफर करते हैं? वो सेविंग बैंक अकाउंट ऑफर करते हैं, रेमिटेंस सर्विस ऑफर करते हैं जिससे फंड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पेमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं जैसे बिल पेमेंट हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ऑनलाइन परचेजेस हो गए, डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, एटीएम विड्रॉवल, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, और सबसे बड़ी बात फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं अंडर सर्व्ड एरियाज में और बड़े लेवल तक लोगों में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को पहुंचाते हैं। इजी टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। ये एग्जांपल क्या है पेमेंट बैंक के? एयरटेल बैंक, पेटीएम बैंक, ये सब एग्जांपल हैं पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक दूसरा कैटेगरी है बैंक्स का जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। किस लिए इंट्रोड्यूस किया है? इसलिए किया है कि स्मॉल बिजनेसेस को कैटर किया जा सके, एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर को पहुंचाया जा सके। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो एस्टैब्लिश्ड हुई है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और एमएसएमई को सपोर्ट करने के। स्ट्रक्चर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं वो ऐसे हैं कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेटेड होते हैं और इनको रेगुलेटरी नॉर्म्स को कंप्लाई करना होता है। सर्विसेज क्या ऑफर करते हैं? ये सर्विस ऑफर करते हैं सेविंग बैंक, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफर करते हैं। लेंडिंग एक्टिविटीज क्या है इनके? लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, एमएसएमई को, फार्मर्स को, इंडिविजुअल को, अलग अलग पर्पजेस के लिए जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए। सबसे बड़ा इनका मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना अनबैंक्ड, अंडर बैंक्ड सेगमेंट में, प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेविंग हैबिट, लोगों में सेविंग हैबिट को प्रमोट करना एट अफोर्डेबल क्रेडिट के साथ। अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट करते हैं ये। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, मोबाइल बैंकिंग को फैसिलिटेट करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के? एग्जांपल्स ये हैं इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। डिफिशिएंट बैंक के कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज ये है कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्सपैंड करने होते हैं रूरल और अंडर सर्व्ड रीजन्स में, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इनको रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करने होते हैं। अभी हमने पेटीएम बैंक का केस देखा था। इनके बहुत सारे जो फंक्शन हैं उसको लिमिट कर दिया गया है आरबीआई के तहत। कैपिटल एडिक्वेसी इनको मेंटेन करने होते हैं, रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने होते हैं, इनको सस्टेन करना होता है। इकोनॉमिक बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उसको सस्टेन करना होता है। टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन एक चैलेंज है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड को इनको डील करना होता है। आए दिन पेटीएम फ्रॉड होता है, पेटीएम से लोगों के पैसे निकाल लिए जाते हैं फ्रॉड के थ्रू, तो ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनका कंपटीशन ट्रेडिशनल बैंक से होता है जिनके पास फैसिलिटीज बहुत सारे हैं, ये एक चैलेंज है। तो ये हमने देखा किस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करती है और क्या इसके चैलेंजेस हैं। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं।
ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और लॉन्ग टर्म फिनांस को प्रोवाइड करने में। इनके फंक्शंस हैं, लॉन्ग टर्म फिनांसिंग करती है ये एसएमई, एमएसएमई को, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस को, रिस्क मिटिगेशंस, सेक्टरल फोकस। फॉर एग्जांपल आईडीबीआई का फंक्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, नाबार्ड का फंक्शन है एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करती हैं ये डीएफआईस। इसके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे फंड कंस्ट्रेंट हैं, उनको लॉन्ग टर्म फंड को मोबिलाइज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट पे ये डिपेंडेंट होते हैं। एसेट लायबिलिटी मैच, एसेट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन्स, लायबिलिटी मीन्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड बोरोइंग का मिसमैच जनरली होता है, एक परसिस्टेंट चैलेंज होता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं, इनको गवर्नमेंट स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना होता है, एडेक्वेसी, कैपिटल एडेक्वेसी को मेंटेन रखना होता है, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन, इनको एनबीएफसी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो ये सब इश्यूज है। रिस्क मैनेजमेंट इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। एग्जाम्पल हैं आईडीबीआई, नाबार्ड, सिडबी, ये सब एग्जाम्पल हैं इनके। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को कॉर्नर स्टोन कहा जाता है रूरल डेवलपमेंट लैंडस्केप के लिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत ये एस्टेब्लिश हुई थी। नाबार्ड का प्राइमरी मैंडेट है सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। नाबार्ड का पहला फंक्शन है क्रेडिट प्रोविजंस, जिसके तहत ये एसएचजीज को, रूरल आर्टिसंस को, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को क्रेडिट प्रोवाइड करती है। ये रीफिनांस सपोर्ट देती है। रीफिनांस मतलब आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को रीफिनांस करती है। इनको वो फाइनेंस करती है और आरआरबीज पब्लिक को फाइनेंस करती है। तो इस तरीके से इनको ये सपोर्ट करती है ताकि फ्लो ऑफ क्रेडिट मेंटेन रहे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करती है नाबार्ड। नाबार्ड का फंड है जो सपोर्ट करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन प्रोजेक्ट, रूरल रोड, वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, मार्केट यार्ड्स। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करती है, जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस। नाबार्ड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, जैसे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है ये, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती है ये। पॉलिसी एडवोकेसी और रिसर्च में भी नाबार्ड अपना एक अहम रोल निभाती है, जैसे ये रिसर्च कंडक्ट करती है, स्टडीज कंडक्ट करती है, पॉलिसी एनालिसिस करती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। नाबार्ड ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, हो रहा भी है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, तमाम चीजें वो एनालाइज करती है। इनिशिएटिव और इम्पैक्ट क्या है इसका? रूरल क्रेडिट एक्सपेंशन में नाबार्ड का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मिलियंस ऑफ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट किया है नाबार्ड ने, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया है, एग्रीप्रेन्योर्स को इन्होंने प्रमोट किया है। नाबार्ड के हेल्प के तहत एसएचजीज को बड़ा फायदा हुआ है। वुमेन जो रूरल एरियाज में है उनको क्रेडिट मिल पाया है, वो सेविंग कर पाई हैं और वो इन्वेस्ट कर पाए हैं इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में। नाबार्ड का रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट में, रूरल कनेक्टिविटी में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज में। नाबार्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है, जैसे रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया, उनके गवर्नेंस को प्रमोट किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छा किया। इनोवेटिव प्रोग्राम भी लाती रही है नाबार्ड टाइम पे, जैसे रूरल इनोवेटिव फंड RIF, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड TDF, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड FPODF, ताकि एक इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके, इंक्लूसिविटी को लाया जा सके और एंटरप्रेन्योरशिप लाया जा सके रूरल एरियाज में। नाबार्ड के चैलेंजेस भी हैं कई सारे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन चैलेंज है कि किस तरीके से रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाए, किस तरीके से फंडिंग को मोबिलाइज किया जाए। टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन
एक बड़ा चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अपग्रेड किया जाए। क्लाइमेट रेजिलियंस एक चैलेंज है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे प्रमोट किया जाए, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, विमेन को। तो ये सब चैलेंजेस है इसके। तो हमने देखा कि नाबार्ड किस तरीके से फंक्शन करती है और क्या इसके चैलेंजेस हैं। सिडबी, व्हाट इज सिडबी? इट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ। सिडबी एस्टैब्लिश हुई थी 1990 में अंडर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इसका फंक्शन क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है, इनोवेशन को प्रमोट करती है और ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर के लिए। फंक्शंस सिडबी के क्या क्या है? ये क्रेडिट, पहला क्रेडिट फंक्शन जो एमएसएमई को ये क्रेडिट प्रोवाइड करती है, एनबीएफसीज को सपोर्ट करती है। ये रिस्क कैपिटल इसके दूसरा फंक्शन है, ग्रोथ स्टार्टअप्स के लिए, ग्रोथ स्टेज कंपनी के लिए रिस्क कैपिटल मैनेज करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एसएमई के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस इनक्यूबेटर्स के लिए। पॉलिसी एडवोकेसी और डेवलपमेंट भी इनका फंक्शन होता है। ये रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिसी एनालिसिस करते हैं ताकि एसएमई फ्रेंडली पॉलिसीज बनाया जाए। इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट, क्रेडिट एक्सेस, ऐसे जो सिडबी है इनका सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि बिजनेसेस को एक्सपैंड करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग करने में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वेंचर कैपिटल और इनोवेशन को ये प्रमोट करते हैं, रिस्क कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं, मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है। एसएमई को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ये स्किल बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज और एक्सपर्टाइज देते हैं, टूल्स देते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनका रोल है, किस तरीके से डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाए। कुछ चैलेंजेस भी हैं सिडबी के, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है, रीजनल डिस्पैरिटी है। तो ये हमने देखा किस तरीके से सिडबी वर्क करती है और क्या इसके चैलेंजेस है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.